हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ आशना करसौदन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश लिटरेचर प्रोज एंड फिक्शन 1। ये बुक राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक के जो हमारे वीडियोस हैं उसमें हम लोग ने पूरी बुक का डिटेल डिस्कशन कर लिया है एंड इसके अलावा हम लोग ने चैप्टर 4 तक का समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस कर लिए एंड इस वीडियो में हम जो है चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सो चलते हैं हमारे। चैप्टर 5 हमारा, जैसे मैंने कहा कि अबाउट द ऑथर एंड इसका पूरे एस्से का आपका जो डिटेल डिस्कशन है वो ऑलरेडी हो चुका है। लिंक्स अवेलेबल होंगे आपको डिस्कशन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। अभी हम स्टार्ट करते हैं समरी से। सो बेलॉक ने जो है, आप ये मान लीजिए कि इस एस्से में उनका कहना है कि हमें जो है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें चेंजेस लाने चाहिए एंड एक सब्जेक्ट हमें ऐसा ऐड करना चाहिए जो कि है फ्रॉड। फ्रॉड करना कैसे है, फ्रॉड से बचना कैसे है, कितने तरीके का फ्रॉड होता है, ये सब बेलॉक का कहना है कि वो सब उन्हें ऐड करना चाहिए। एंड करिकुलम में, स्कूल करिकुलम में जो भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों की क्लासेस हो गई, उसमें ऐड करना चाहिए एंड बच्चों को जो है बताना चाहिए कि किस तरीके से फ्रॉड होता है, किस तरीके से फ्रॉड की प्रैक्टिस होती है एंड किस तरीके से चीजों से बचा जा सकता है। एंड उसके लिए वो रीजन ये देते हैं कि सिंस बच्चों को जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, हर चीज की नॉलेज होती है, बुकिश नॉलेज उनके पास सारी होती है। प्रॉब्लम ये होती है जब वो अपनी स्कूल कंप्लीट करके, स्कूलिंग कंप्लीट करके एंड अपना ग्रेजुएशन करके जब वो रियल वर्ल्ड में जाते हैं, तब इशू ये फंस जाता है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि फ्रॉड से बचा कैसे जाए। एंड कई सारे लोग होते हैं जो उनके साथ फ्रॉड करके उनको उनका फायदा उठा लेते हैं एंड उसकी वजह से उन्हें वो सक्सेस नहीं अटेंड कर पाते, वो हमेशा एज अ फेलियर रह जाते हैं। तो बेलॉक ने सिंपल से कहा है कि अगर स्टूडेंट्स को फ्रॉड करना आता है, फ्रॉड संभालना आता है या फ्रॉड को कैसे प्रिवेंट करें ये आता है, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड इसके अलावा उन्होंने कहा कि कैसे कैसे फ्रॉड बता देने चाहिए बच्चों को। तो सबसे पहला बच्चों को बाइंग एंड सेलिंग में जो चीजें ट्रिक्स यूज होते हैं वो बता देनी चाहिए कि आप कम पैसों में खरीदोगे, ज्यादा पैसों में बेचोगे, जब आप बेच रहे होगे तब आप क्या क्या चीजें बोलोगे, किस तरीके से चीजें बोलोगे। इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि अगर आप एक हॉर्स को सेल करना चाह रहे हो तो आप, जो आपका बायर होगा या आपका जो कस्टमर होगा, आप उसको ये नहीं बोलोगे कि मैं इस हॉर्स को बहुत अच्छे से राइड करता हूँ, ये बहुत अच्छा हॉर्स है। नहीं, आप सिर्फ हॉर्स की क्वालिटीज को बताओगे जो जिसमें जो है बायर का इंटरेस्ट है, ठीक है। एंड उसको भी आप जो है बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश करोगी ताकि जो है आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मांग सको। नेक्स्ट आ जाता है अब्यूज ऑफ कॉन्फिडेंस। सो अब्यूज ऑफ कॉन्फिडेंस को भी इस तरीके से कि आप चीजों को फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। अपने कॉन्फिडेंस में अगर आप झूठ भी बोल रहे हो ना, तो इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि जो आपके सामने वाला है वो आपकी बात पे यकीन कर जाए एंड इसका जो है आपको प्रॉफिट ऑब्वियसली ट्रेडिंग में आपको पड़ेगा अगर आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, एंड बाकी चीजों में भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट, मर्जर एंड फॉल्स डिस्क्रिप्शन। मर्जर चीजों को मिलके शांति से करना एंड फॉल्स डिस्क्रिप्शन कि आप झूठ बोल रहे हो या आप एक फॉल्स डिस्क्रिप्शन दे रहे हो किसी चीज का ताकि वो चीज आपकी बिक जाए या वो जो भी आप सिचुएशन में आप उससे निकल जाओ। ओके, इसके बाद वो कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड थेफ्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड थेफ्ट, ये तो छोटी छोटी चीजें होंगी कि छोटा मोटा झूठ बोल दिया या फुल कॉन्फिडेंस से चीजें बोल दी जिसकी वजह से सामने वाले को लग रहा है कि हाँ भाई ये तो होगा ही। जैसे अगर मैं कह देती हूँ कि मैं एक पीएचडी होल्डर हूँ एंड मैं जैसे एक प्रोफेसर का टोन होता है, जो एटीट्यूड एक प्रोफेसर का होता है, मैं उस एटीट्यूड के साथ अगर मैं किसी से बात करती हूँ, उस टोन के साथ किसी से बात करती हूँ, उस सीरियसनेस के साथ किसी से बात करती हूँ, तो सामने वाला मान जाएगा कि हाँ हो सकता है ये पीएचडी स्कॉलर हो या पीएचडी इसने कर ली हो, ठीक है। तो वो इसकी बात कर रहे हैं कि आपको जो है या स्टूडेंट्स को जो है ये सब चीजें सिखा देनी चाहिए। एंड लास्ट चीज जो वो कहते हैं दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड थेफ्ट, कि सीधा सीधा चोरी कैसे की जाती है वो भी बच्चों को सिखा दीजिए ताकि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अनप्रिपेयर्ड ना रहे लाइफ के चैलेंजेस को लेके। अब इसके अलावा एक चीज जो नहीं सिखाई जा सकती वो है ब्लैकमेलिंग। उनका कहना है कि आप ब्लैकमेलिंग बच्चों को नहीं सिखा सकते। ब्लैकमेलिंग का आप थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो कि ब्लैकमेलिंग होती किस तरीके से है, बट एज अ होल आप ब्लैकमेलिंग बच्चों को नहीं सिखा सकते क्योंकि ब्लैकमेलिंग में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि आप अपने फोकस या जिस चीज को आप चाह रहे हो ब्लैकमेलिंग में, आपका फोकस उस पर होगा एंड जिसको आपने टारगेट बनाया हुआ है वो आपको आउटस्मार्ट करके चला जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स को नहीं सिखाया जा सकता, बाकी सारी चीजें सिखाई जा सकती है, बट इसका इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है, वो दिया जा सकता है कि किस तरीके से क्रैब्स जो हैं वो एक दूसरे को
परेशान करते हैं, या क्रैब्स का जो बिहेवियर रहता है एक्वेरियम में, उससे जो है थोड़ा सा एक बच्चों को इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है कि ब्लैकमेलिंग एक्चुअली किस तरीके से वर्क करती है या उसका कॉन्सेप्ट क्या है। सो ये तो बात हो गई हमारे एस्से की समरी की। अब हम चलते हैं जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू बेलॉक व्हाई डज ही कंसिडर फ्रॉड टू बी द सोल बेसिस ऑफ सक्सेस इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। अब बेलॉक ने ये चीज एक्चुअली कही है कि फ्रॉड के थ्रू ही आपको सक्सेस मिल सकती है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? सो उनका रीजन सिंपल सा है कि आप फ्रॉड से जो है आप ग्रेटनेस जितनी भी है वो अचीव कर सकते हैं, और प्राइमरी जो गोल रहता है वो फ्रॉड से ही अचीव किया जा सकता है, क्योंकि भले ही आपकी मास्टरी किसी सब्जेक्ट में हो जाए, बट कोई एक होगा जो आपको आउटस्मार्ट कर जाएगा, कोई एक होगा जो आपको बेवकूफ बना के आपसे अपना प्रॉफिट ले लेगा। लाइक अगर आप किसी चीज को खरीदना चाह रहे हो, वो आपसे ज्यादा पैसे ले लेगा। मेन एम तो सक्सेसफुल होने का यही है कि पैसे होने चाहिए आपके पास, ठीक है, आपके पास पावर होनी चाहिए। तो कोई इंसान अगर आपको फ्रॉड की नॉलेज नहीं है या फ्रॉड का यूज करके वो आपको बेवकूफ बना के वो पावर वो पैसे अटेन कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, कैन यू प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ द फॉर्म ऑफ फ्रॉड मेंशन बाय द बेलॉक इन हिज एसे। सो कौन कौन से फ्रॉड उन्होंने मेंशन किए? सबसे पहला उन्होंने मेंशन किया बाइंग चीप एंड सेलिंग देयर, जिसका मतलब है कम पैसों में खरीदो और ज्यादा पैसों में बेच दो। इसके अलावा अब्यूज ऑफ कॉन्फिडेंस, मर्जर, फॉल्स डिस्क्रिप्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड थेफ्ट, ब्लैकमेलिंग उन्होंने मना की है, बट उसका फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज बेलॉक सजेस्ट टीचिंग फ्रॉड इन स्कूल। अब स्कूल में किस तरीके से ब्लॉक कह रहे हैं कि किस तरीके से आप टीचिंग में जो है या स्कूल में जो है फ्रॉड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उनका सिंपल सा है कि एक क्लास आप डेडिकेटेड क्लास बनाइए सिर्फ इसके लिए, जो कम से कम आधे घंटे के लिए हो पूरे एक हफ्ते में। पूरे एक हफ्ते में एक क्लास आधे घंटे की कोई भी बना सकता है, जहां पे बच्चों को क्या सिखाया जाए, जहां पे बच्चों को ट्रेन किया जाए एग्जाम्पल्स के साथ। अब हर क्लास के बच्चों को नहीं, सर्टेन एज के बच्चों को, आप मान सकते हो टीनेजर्स को सिखा दिया जाए, छोटे बच्चों को नहीं सिखाया जाए, ठीक है। एंड इसमें भी जो है उन्हें प्रॉपर टीचर जो है वो गाइड करता हुआ चीजों को समझाए कि क्या चीज कैसी है, किस तरीके से चीजें हैं। फॉल्स अफर्मेशन जितने भी होने हैं, जितने भी प्रैक्टिसेस हैं, किस तरीके से फॉल्स प्रैक्टिस किया जाए, किस तरीके से जितने भी उन्होंने कॉन्सेप्ट बोले उनको किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाए, ये मेंशन कर दिया जाए या बच्चों को सिखाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंक्लूजन व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज एंड एडवोकेसी इन बेलॉक्स ऐसे। सो पूरे कंक्लूजन में अगर हम मान लेते हैं तो इनका क्या कहना है, तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं एजुकेशन में, जहां पे ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे कि फ्रॉडरी हो गई या फ्रॉड करना हो गया, इसके बारे में स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाए, जिसका इस्तेमाल वो रियल वर्ल्ड में करेंगे। इसमें जो है जितने भी नेसेसरी चीजें हैं, जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं सोसाइटी की, वो सब बच्चों को सिखाया जाए। ओके, इसके अलावा वो कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड की एक तरीके से आप कह सकते हो एक डिमांड आ जाती है कि बच्चों को ये सब चीजें पता हो। अगर वो फ्रॉड नहीं भी कर रहे हैं, चलो ठीक है वो फ्रॉड ना करे, बट उन्हें ये पता होना चाहिए कि फ्रॉड से बचना कैसे। ये तो हो गए हमारे वेरी शॉर्ट। अब हम बात करते हैं शॉर्ट की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हाउ डज बेलॉक क्रिटिसाइज द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम इन द एसे। तो ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कैसे क्रिटिसाइज किया? सबसे पहले उन्होंने बोला कि फेलियर टू इंक्लूड प्रैक्टिकल स्किल्स। हमारी जितनी भी स्कूलिंग हो रही है उसमें हमें कोई भी प्रैक्टिकल स्किल नहीं सिखाई जाती। हमें पाइथागोरस थ्योरम सिखा दिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सिखा दिया जाता है, पर हमें जो एक्चुअल नॉलेज होती है, जो हमारी रियल वर्ल्ड में काम आती है, वो नहीं सिखाई जाती है। एंड यही चीज उन्होंने क्रिटिसाइज की है अपने एसे में। एंड स्पेशली उन्होंने हाईलाइट किया है कि फ्रॉड को किस तरीके से, मतलब फ्रॉड को नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड फ्रॉड ऑब्वियसली हम सब एक पॉइंट पे किसी तरीके से हम किसी ना किसी स्कैम का पार्ट बन गए होंगे, किसी न किसी ने हमें स्कैम पक्का कर लिया होगा। इसमें भी वो कहते हैं कि हाँ हो सकता है कि स्कूल में हमें लैंग्वेज सिखाई जाती है, साइंस सिखाया जाता है, हर वो चीज सिखाई जाती है जो हमें हमारी लाइफ के लिए चाहिए, हमारी सक्सेसफुल लाइफ के लिए चाहिए, बट वो जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सिखाना वो भूल जाते हैं, जिसका इस्तेमाल हमें अडल्टहुड में करना पड़ता है। तो ये एक क्रिटिसिज्म जो है उन्होंने अपने पूरे एसे में दिया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो किया जाता है, व्हाट कॉशनरी टेल डज बेलॉक शेयर इन द एसे रिगार्डिंग ब्राइबरी।
सो ब्राइबरी की जब हम बात कर रहे होते हैं, बेलॉग जब बात कर रहे होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, उनका कहना है कि ब्राइबरी हमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सामने वाले को खुद ब खुद आ जाती है। घूस देना जो है वो सामने वाले को खुद ब खुद आ जाता है, वो हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट इसमें भी हमें ध्यान रखना रहेगा क्या, कि हम कितनी ब्राइबरी दे रहे हैं। बच्चों को बस इतना बताना है कि कितना घूस देना है, ये समझ में आ जाना चाहिए। बाकी घूस देना तो बच्चों को ऑलरेडी आता ही है, अपनी लाइफ में वो समझ। और इसमें भी उनका कहना है कि बच्चों को उस जो सिचुएशन है, मतलब जिस सेटअप में वो है, उसके हिसाब से वो प्रॉपरली कैलकुलेट करके ब्राइब करें, मिस कैलकुलेशन की वजह से ज्यादा ब्राइबरी ना कर दे। What is the author's view on the neglect of fraud education in school? अब फ्रॉड एजुकेशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, यह एक नेग्लेक्टेड टॉपिक है स्कूल सिस्टम में, इस पे इनकी क्या राय है? तो ये एक क्रिटिकल व्यू बताते हैं, या आप कह सकते हो ये क्रिटिसाइज करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को, कि इसमें जो है फ्रॉड का पूरा नेग्लेक्ट है। एंड ये कहते हैं कि फ्रॉड का ना होना या फ्रॉड का इंस्ट्रक्शन ना होना कि किस तरीके से बच्चे इससे बच सकते हैं, ये एक शेमफुल एक्ट है हमारे ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम है उसका। भले ही हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो लैंग्वेज, साइंस और जितने भी सब्जेक्ट्स हो जाते हैं उनको पढ़ाने में फोकस कर रहा है, बट वो उतने सब्जेक्ट सिर्फ काफी नहीं है, हमें और भी चीजों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में जो है ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आगे है कि लोग फ्रॉड करके स्टेटस अपना बढ़ाने की कोशिश करते हैं, चीजें अटेन करने की कोशिश करते हैं। एंड सिंस जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए रेडी नहीं है, वो प्रिपेयर नहीं है, दे बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, बिकम द पार्ट और द they become the victim of this whole system. Okay? इसके अलावा वो कहते हैं कि जितने भी हमारे एजुकेटेड स्टूडेंट हैं वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फ्रॉड नहीं आता, वो रियल वर्ल्ड के लिए रेडी नहीं है, उन्हें प्रिकॉशंस के बारे में नहीं पता, उनके पास सिर्फ उनकी एकेडमिक नॉलेज है, एंड इस वजह से वो रियल वर्ल्ड में सर्वाइव करने लायक नहीं है। इसके अलावा वो एम्फोसाइज करते हैं कि एक एबिलिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर कि वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, जो सोसाइटी की कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको हैंडल कर सकें, उनसे नेविगेट कर सकें, एंड इसके लिए उन्हें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो मास्टरी अटेन करें आर्ट ऑफ डिसीट। व्हाट इज द मेन पर्पस मेड बाय हिलरे ब्लॉक इन हिज एसे ऑन अ एजुकेशनल रिफॉर्म? सो ये जो इनका ऐसे, इसमें इनका मेन प्रपोजल क्या रहता है? तो मेन प्रपोजल यही है कि हमारा जो स्कूल सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए, एंड उसमें हमें एक सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए, दैट इज फ्रॉड। पूरे करिकुलम में जो है फ्रॉड एक सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमें क्रिटिकल स्किल्स मिल जाते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, एंड एजुकेशन जो है वो रिफॉर्म हो जाएगा हमारा। एंड टीचिंग जो है, जितने भी नेग्लेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, एंड बच्चों का जो फ्यूचर में जब वो रियल वर्ल्ड में जाते हैं तब वो जो हरासमेंट, मैनिपुलेशन एंड अब्यूज सहते हैं, वो ये सब, अगर उन्हें फ्रॉड पता चल जाएगा, ये सब चीजें अवॉइड की जा सकती हैं। एंड यही चीज वो अपने पूरे ऐसे में प्रपोज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द थीम ऑफ द ऐसे। सो सबसे पहला थीम आ जाता है नेग्लेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स। ऑब्वियसली ये तो हमें देखने को मिल रहा है कि हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हमारे स्कूल्स में जो है ट्रेडिशनल नॉलेज दी गई है, हमें जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है वो सब हमें दी गई है, बट हमें प्रैक्टिकलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। जो प्रैक्टिकल नॉलेजेस होनी चाहिए उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, ऐसे में तो सिर्फ ऐसे इसने फ्रॉड पे फोकस किया है, बट ऑब्वियसली हम जानते हैं कि देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स जो एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करने चाहिए, जैसे मेंटेनिंग योर फाइनेंसेस हो गया, या हाउ टू मैनेज योर रिलेशनशिप्स, और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल स्किल्स आ जाती हैं जिसकी जरूरत हमें लाइफ में पड़ती है, बट ऑब्वियसली हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है, कोई आइडिया ही नहीं होता वो सब चीजें कैसे करनी। की वजह से जो है वो हम इल फिट हो जाते हैं टू डील विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अडल्टहुड। ओके, नेक्स्ट थीम जो डिस्कस की गई है वो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रॉड इन सक्सेस। सो ऑब्वियसली सक्सेस में उन्होंने डिस्कस किया है कि फ्रॉड किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है। तो एक पॉइंट आ जाता है हर किसी की लाइफ में जहाँ पे सक्सेस पाने के लिए या तो आपको किसी को बेवकूफ बनाना पड़ेगा, या तो आप खुद बेवकूफ बनोगे। ठीक है, तो वो चीज उन्होंने हाईलाइट की है कि करंटली जितने भी हमारे जो स्ट्रीट स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं या स्ट्रीट स्मार्ट लोग हैं, वो दूसरों को फ्रॉड करके, स्पेशली जो हमारे बुक वॉर्म है या बुकिश जिनके पास नॉलेज है, उनको उनके साथ फ्रॉड करके या उनको आप कह सकते हो मैनिपुलेट करके उनसे उनकी पोजीशन ले लेते हैं या तो उनसे पैसे ले लेते हैं। एंड अब हर कोई जानता है कि करंट सोसाइटी जो है वो
एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है जहाँ पे सक्सेसफुल होने का मतलब हो जाता है कि आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास पोजीशन होनी चाहिए, आपके पास पावर होनी चाहिए। सो इसीलिए एसेइस्ट का कहना है कि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए जिससे वो नेविगेट कर सके एंड उनके पास मास्टरी होनी चाहिए आर्ट ऑफ डिसीट में। ओके, नेक्स्ट थीम की बात करते हैं तो नेक्स्ट थीम आ जाता है प्रपोजल फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म। ये तो ऐसे की स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पुराना हो चुका है, उसमें सिर्फ बुकिश नॉलेज है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है एंड अब इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज हो जाना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए एंड उसमें कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स ऐड करनी चाहिए एसेइस्ट के हिसाब से, आर्ट ऑफ डिसीट या हाउ टू डू फ्रॉड। ओके, सो नेक्स्ट थीम हो जाती है कॉशनरी टेल्स। कॉशनरी टेल्स जितने भी फ्रॉड उन्होंने बताए हैं उसका उन्होंने किस तरीके से होता है, कैसे होता है ये तो बताया ही है, बट साथ में उन फ्रॉड से कैसे बचा जाए, ठीक है, ये भी उन्होंने ऐसे में बताया है कि आप किस तरीके से फ्रॉड एक स्कैम के विक्टिम होने से बच सकते हैं, फ्रॉड के विक्टिम होने से बच सकते हैं, ये उन्होंने पूरे अपने ऐसे में बताया एंड उनका मेन फोकस यही है। ये फोकस नहीं है कि बच्चों को फ्रॉड करना आ जाए, नहीं, बच्चों को फ्रॉड से बचना आ जाए, ठीक है, ये उनका मेन फोकस रहा है। लास्ट थीम है सोशल क्रिटिक। तो ऑब्वियसली उन्होंने पूरे सोसाइटी को, पूरे एजुकेशन सिस्टम को, सबको क्रिटिसाइज किया है अपने ऐसे में एंड उन्होंने आप कह सकते हो कि एक तरीके से बुराई ही की है पूरे ऐसे में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल माई सेल्फ फैशन को सदन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक इंग्लिश लिटरेचर प्रोज एंड फिक्शन 1 जो कि राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे जितने वीडियोस अपलोड हुए हैं चैनल में, इसमें हम लोग ने पूरी बुक का जो है एक डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लिया है एंड उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स एंड समरी डिस्कस कर रहे थे। ओके, सो इस वीडियो में हम हमारा चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 तक के समरीज एंड क्वेश्चन आंसर्स भी चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं, आप वहां से चैनल पे जाके हमारे देख सकते हैं, ठीक है। एंड चलते हैं हम हमारे चैप्टर पे। तो चैप्टर का जैसे मैंने कहा कि इसका डिटेल डिस्कशन हो चुका है, तो अबाउट द ऑथर जो है एंड हमारा जो मेन टेक्स्ट है इसका एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। एंड अभी जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर की समरी, इस एसे की समरी एंड एसे का नाम है गेटिंग अप ऑन कोल्ड मॉर्निंग्स एंड इट वाज रिटन बाय लीग हंट। सो एसे के नाम से तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर हो रहा है कि ये उस टाइम की बात करें या इस पूरे एसे में उन्होंने एक चीज की बात की हो कि सुबह सर्दियों की जो सुबह होती है उसमें उठना कितना मुश्किल होता है, या उस समय उठना कैसे उस समय उठना जो है वो किस तरीके से फील करता है, ठीक है। तो पहले ऐसे की स्टार्टिंग में जो है इन्होंने सिंपल सा दिया है कि इन्होंने कहा है कि मॉर्निंग में उठना, कोल्ड मॉर्निंग्स में उठना जो है वो एक हेलिश टॉर्चर की तरह है कि हमें कोई परेशान कर रहा है एंड ये किसके लिए है, जितने भी लेजी इंसान है उनके लिए ये एक पनिशमेंट की तरह है, ठीक है। एंड लेजी इंसान जो है वो आराम से 10, 11, 12 बजे के आसपास उठता है, ठीक है। एंड इसके अलावा उन्होंने ऐसे में कंटिन्यू करते हुए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, बहुत सारे क्लेवर आर्ग्यूमेंट्स भी उन्होंने दिए थे कि क्यों इस समय उठना या देर से उठना जो है वो अच्छा होता है। एंड इसमें एक एग्जाम्पल उन्होंने पर्सनल एग्जाम्पल भी अपना दिया था कि किस तरीके से इनका जो नौकर है, इनका जो सर्वेंट है, वो जब मॉर्निंग के टाइम पे ये उठते हैं वो उनके लिए जो है शेव करने के लिए पूरा सामान लेके आता है। एंड एक चीज आपको ध्यान रखनी रहेगी, जब ये ऐसे लिखा गया था उस टाइम का जो ब्यूटी स्टैंडर्ड था मेन के लिए वो ये था कि उनको क्लीन शेवन रहना है, ठीक है। इंग्लैंड का ये एक आप कह सकते हो एक रूल था कि जितने भी अच्छे जेंटलमैन हैं वो जो है क्लीन शेवन रहेंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग में जब ये उठते थे तो इनका जो सर्वेंट था वो इनके लिए पूरा जो इनका शेविंग किट होता है वो लेके आ जाता था, गर्म पानी लेके आ जाता था। तो ये बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने की कोशिश करते थे कि पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, अब बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इस तरीके से करते करते वो उठ तो जल्दी जाते थे, बट बेड से उठ के शेव करना या अपने दिन की शुरुआत जो है वो 9-10 बजे के आसपास ही करते थे। शेविंग जो है वो एक तरीके का आप कह सकते हो कि पनिशमेंट है ह्यूमन रेस के लिए, मैनकाइंड के लिए, मेन के लिए। एंड उनका कहना है ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब एडम ईव जो है, एडम ईव आप समझ जाइए कि ये बात हो रही है बाइबल की, ठीक है, बाइबल का रेफरेंस लिया जा रहा है, क्रिश्चियन है ये, तो बाइबल का रेफरेंस लेके कह रहे हैं कि जब एडम ईव जो है वो सिन करने से पहले, जो मेन सिन था उसको करने से पहले, जब गार्डन ऑफ ईडन में रहते थे तब वहां पे भी तो ठंडा मौसम होता था, बट सिंस
एडम के जो है वो फेशियल हेयर्स थे, बॉडी में हेयर्स थे, स्पेशली फेशियल हेयर्स की बात कर रहे हैं वो, कि उस टाइम पे एडम को शेव करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये फेशियल हेयर्स जो है वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। एडम वॉज नॉट बाउंड टू शेव, ठीक है। एंड इसके अलावा वो कई सारे एग्जाम्पल्स भी देते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो, इसके बाद जो है वो ऐसे में एक और चीज पॉइंट करते हैं, वो ये रहता है कि कौन कौन इंसान है जो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता है। तो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट से ज्यादा पैसे को प्रायोरिटी देते हैं। फिर वो ऐसे लोग जो कंपल्शन में अपनी लाइफ बिताते हैं, या जिन्हें बस एक ड्यूटी के तरीके से उनको चीजें फॉलो करनी होती है एक रिदम में, वो भी जो क्या करते हैं, वो मॉर्निंग में उठ जाते हैं। जैसे कई लोगों का बेसिक रूटीन होता है कि वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे। वो ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं कि देयर आर पीपल हु डू थिंग्स विथ कंपल्शन। एंड ऐसे लोगों को उन्होंने मशीन से कंपेयर किया है, जैसे कि बैरोमीटर। जैसे मशीन जो है वो प्रॉपरली बेसिस पे काम करती रहती है, सही तरीके से काम करती रहती है, वैसे ही वो इंसान भी सही तरीके से चीजें करता रहता है। इसके अलावा उन्होंने एक जगह जो है रेफरेंस दिया किंग लुइस ऑफ फ्रांस का, जिन्होंने शेविंग के कॉन्सिक्वेंसेस को झेला, क्योंकि जब उन्होंने शेव कर लिया था तो उनकी जो वाइफ थी क्वीन एल्डरन, उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने पोएट थॉमस की बात की है। थॉमस ने भी एक ऐसे लिखा था जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि इंसान को जो है वो सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, देर से नहीं उठना चाहिए। तो थॉमस को जो है वो ये एक तरीके से आप कह सकते हो टॉन्ट देते हुए या मजाक में उनको कहते हैं कि थॉमस खुद भी बहुत लेजी इंसान है, एंड वो खुद जो है वो आफ्टरनून में उठते होंगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। ये लाइन उन्होंने अपने ऐसे में प्रॉपर्ली बोली है। एंड ऑथर का मानना है या ऐसे इसका मानना है कि कोई भी इंसान जो है वो ये जो प्लेजर है देर से उठने का, वो कोई भी इंसान उसे टाल नहीं सकता। इसके बाद वो कुछ पॉइंट्स प्रेजेंट करते हैं कि जैसे सुबह उठने के लिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लोगों को एडवाइस करते हैं कि सुबह उठा करो, हेल्थ अच्छी रहती है, ये रहता है, लाइफ अच्छी रहती है। तो उसके लिए भी वो कहते हैं कि भले ही सुबह उठने के जो है वो बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते होंगे, बट ऐसा अभी तक कहीं प्रूफ नहीं हुआ है। पर एक चीज प्रूफ हुई है, वो ये है कि सडन टेम्परेचर चेंज की वजह से तबीयत खराब जरूर हो सकती है। तो सर्दी की सुबह जब आप कंबल के अंदर आराम से कोजी होके गर्म होके जब आप सो रहे हो, एंड सडनली आप उठ के जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है गर्म से ठंडे में, इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसीलिए जो है आपको आराम से उठना चाहिए, धीरे से उठना चाहिए, देर तक बेड पे रहना चाहिए। ये ऑथर का कहना है, एसेइस्ट का कहना है, ठीक है। एंड इसके बाद वो कहते हैं कि अगर मुझे चुनना होगा तो मैं डिलाइट्स चुन लूंगा देर से उठने के शॉर्ट लाइफ के साथ। मैं एक लॉन्ग लाइफ और बहुत सारा पेन नहीं सकूंगा। ओके, सो ये तो हो गई हमारी समरी। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का, इन गेटिंग अप ऑन कोल्ड मॉर्निंग्स व्हाई डज हंट से दैट गेटिंग अप अर्ली ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग हैज हेलिश टॉर्चर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये सुबह जल्दी उठने को, सर्दी की सुबह को जल्दी उठने को हेलिश टॉर्चर क्यों कह रहे हैं। तो पहली बात, वो ये जो ऐसे इन्होंने लिखा है ये एक सटायर और ह्यूमर के टोन में लिखा हुआ है उन्होंने। एंड पूरे ऐसे में जो है एक मजाकिया टोन है, एक प्लेफुल टोन है, ठीक है। तो वो भले ही कह रहे हैं हेलिश टॉर्चर है ये, बट आप इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे, आप लिटरल में नहीं जाएंगे। वो बस आप कह सकते हो कि बढ़ा चढ़ा के चीजों को कहने की कोशिश कर रहे हैं। ह्यूमरस एग्जैजरेशन वो शो कर रहे हैं, जिसमें वो पर्टिकुलरली एम्फोसाइज कर रहे हैं, यानी पर्टिकुलरली फोकस करना चाह रहे हैं कि ये जो सुबह मतलब बेड की कोजीनेस से सडन जो चेंज आता है ठंड का, ये जो चेंज है ये कितना अनप्लेजेंट है, वो बस उसे आप कह सकते हो बढ़ा चढ़ा के एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसी वजह से उन्होंने इसे हेलिश टॉर्चर कहा है। क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं कई बार कि ऐसे की जो लाइन है वो कोट की कर दी गई है एंड आपसे उसकी मीनिंग पूछ ली जाए। तो लाइन है, यू हैव ओनली दे टेल यू टू टेक द रेजोल्यूशन एंड द थिंग इज डन। तो सिंपल सा है, ये लाइन उन्होंने तब बोली है जब कई सारे लोग जो होते हैं वो, मतलब नॉर्मली लोगों का रहता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, आप बस सोच लीजिए कि वो आपको करना है, आप बस डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना है, आप पूरा मतलब रेजोल्यूशन ले लीजिए कि पूरा दृढ़ निश्चय कर लीजिए मुझे वो करना है, एंड आपका वो काम हो जाएगा। तो ऑथर का सिंपल से यही कहने का मतलब है कि ये लोगों का एक आप कह सकते हो कि सटारिकल टोन में वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का चीजों को जो है बहुत ज्यादा सिंपल वे में, बहुत ज्यादा इजी वे में, एक ओवर सिंप्लीफाइड वे में चीजों को कहने का तरीका है, या प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को समझाने का तरीका है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने बस रेजोल्यूशन ले लिया एंड वो चीज हो गई।
सिंपल सी बात है, अगर मैं रेजोल्यूशन ले लेती हूँ कि मुझे यहाँ का पीएम बनना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं नहीं बन पाऊंगी, हो ही नहीं सकता। ठीक है, रेजोल्यूशन लेने से चीजें नहीं होती है, मुझे वो हार्ड वर्क, वो चीजें करनी पड़ेंगी जिससे मैं एक्चुअली वो पोस्ट अटेन कर पाऊँ। ठीक है, तो यही चीज जो है वो ऑथर भी अपने इस लाइन में कहने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑथर्स ह्यूमरस टेक ऑन द एक्ट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द एसे गेटिंग अप ऑन कोल्ड मॉर्निंग्स। सो ऑथर जो है, आप कह सकते हो कि ऑथर किस तरीके से ह्यूमरस टोन में जो है ये जो लोग सुबह उठ जाते हैं उनका मजाक कैसे उड़ाया है उन्होंने, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मजाक उन्होंने इस तरीके से उड़ाया कि उन्होंने जो है एक विम्सिकल रीजन दिया है या एक्सक्यूज दिया है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए हैं कि आप बेड पे आराम से रह सकते हैं। एंड इसमें भी उन्होंने दिखाया है कि बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट है भैया, बहुत मुश्किल होता है सुबह बेड से उठना। एंड उसके बाद ठंडी से, ये जो गर्मी से ठंडी का ट्रांजिशन होता है ये भी बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद हम तो मर्द हैं, हमें शेव भी करनी पड़ती है, वो भी बहुत बड़ा टॉर्चर है खुद में। एंड इसीलिए जो है हमें बेड पे रहना चाहिए। एंड इस तरीके से जो है वो एक प्लेफुल टोन में जो है वो मजाक उड़ाने की कोशिश करें उन लोगों का जो सुबह जल्दी उठने की आदत रखते हैं। ठीक है, ऑन कोल्ड मॉर्निंग्स व्हाट इज द ऑथर्स व्यू ऑन द एडवाइस दैट गेटिंग अप अर्ली इज अ इजी टास्क। तो वही जो आपका क्वेश्चन सेकंड था, उसी का ये डिफरेंट वर्जन है। क्वेश्चन सेकंड में जो है आपको कोट कर दी गई थी चीजें, यहाँ पे जो है वो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में दे दिया गया है कि ऑथर जो है वो किस तरीके से बोल रहा था, या क्या उनके व्यू पॉइंट से जब उन्हें कहा गया कि सुबह उठना जो है वो बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो ऑथर का क्या व्यू था, सरकास्टिक व्यू था। वो मॉक कर रहे थे उन लोगों के लिए जो कह रहे थे कि सुबह उठना बहुत आसान है, उन लोगों को मॉक कर रहे थे जो हर एक प्रोसेस को जो है वो बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाइड कर देते हैं। एंड चीजों की जो है गहराई या उस प्रोसेस का जो इम्पोर्टेंस है या वो जो एक इतना लेंदी प्रोसेस है उसको पूरी तरीके से स्किप कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द ट्रांजिशन फ्रॉम वार्म बेड टू अ कोल्ड एनवायरनमेंट इन द ऐसे गेटिंग अप ऑन द कोल्ड मॉर्निंग। सो ये जो ट्रांजिशन है आपके बेड से और ये ठंडी एनवायरनमेंट में जाने का, इसको उन्होंने किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, तो ऐसे में जो है उन्होंने ये अननेचुरल या इनहार्मोनस बताया है कि ये जो हमारा ट्रांजिशन है ये किस तरीके का है। एंड इसके लिए उन्होंने जो डिस्कम्फर्ट है उन्हें उसे हाईलाइट किया है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसकी वजह से हमारी हेल्थ भी खराब हो सकती है। ठीक है, एंड इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, बहुत सारी इमेजिनरी, बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने ऐसे में मेंशन की है जिससे वो ये जो ट्रांजिशन है इसको गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वो अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है सर्दियों की जो सुबह है वो काफी टाइम तक बेड में रहना चाहिए एंड हमें देर से उठना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड अब हम डिस्कस करते हैं हमारे शॉर्ट आंसर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, which is the argument that defeats a late riser in the essay getting up on the cold mornings by Leigh Hunt। So ऐसा कौन सा आर्ग्यूमेंट था जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये जो सुबह देर से उठने की जो आदत है वो गलत साबित हो जाती है। तो इसका सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट उन्होंने दिया है, वो ये था कि जो लोग हाउस होल्ड वर्क करते हैं या जो लोग काम बहुत ज्यादा करते हैं उनको जो है अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ता है, उन्हें चीजें करनी रहती है, उनको काम करना रहता है, इस वजह से उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड इसी वजह से लेट राइजर्स को जो है वो थोड़ा सा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए एंड सिर्फ अपने बारे में सोच के चीजें नहीं करनी चाहिए। एंड इसके लिए फिर वो पूरा एक अपना एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि किस तरीके से एक वाइफ जो है अगर उसका हस्बैंड एक लेट राइजर है तो उन्हें किस तरीके से वो उठा सकती हैं। ठीक है, एंड वो ये भी कहते हैं कि लेट राइजर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो दूसरों के बारे में भी सोचें। एंड जैसे अपनी फैमिली को या अपनी जो उनकी लाइफ है उसको भी वो थोड़ा टाइम दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does Leigh Hunt say about Adam and Eve in the essay Getting Up on the Cold Mornings? So इस essay में उन्होंने एडम और ईव के बारे में क्या मेंशन किया है? सो एडम और ईव का उन्होंने रेफरेंस सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि वो चीजें बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से चीजें हैं, मतलब वो अपने पॉइंट को ही प्रूव करना चाहते थे। ठीक है, एंड उसमें भी उन्होंने क्या कहा कि इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी या इनकन्वीनियंस नहीं थी कि आसपास बहुत ज्यादा इंसेक्ट है, या क्योंकि ये पैराडाइज में रहते थे। ठीक है, एंड इंसेक्ट्स जितने भी हैं वो पैराडाइज में नहीं रहते थे। ठीक है, गार्डन ऑफ ईडन में जो है वो इंसेक्ट्स नहीं थे एंड वो बड़े आराम से अपनी लाइफ
जी पा रहे थे। अब इसके बाद जो है वो एक प्लेफुल टोन में एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि क्यों जो है सर्दियों की सुबह जो है हमें बेड पे ही काफ़ी टाइम तक लेटे रहना चाहिए। एंड इसमें भी वो जो है एक लाइट हार्टेड आप कह सकते हैं, एक थ्योरेटिकल थॉट वो रखते हैं, एक थ्योरेटिकल आइडिया वो रखते हैं कि मान लेते हैं कि अगर एडम और ईव थे एंड उस टाइम पे सर्दी पड़ती थी, तो एडम को जो है वो फेशियल हेयर्स की वजह से वो अपनी उस ठंड से बचे रहते थे एंड इसी वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी एंड इसी वजह से हमें भी जो है वो शेव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एसे गेटिंग अप ऑन द कोल्ड मॉर्निंग्स, what are some of the discomforts associated with getting up early, especially in the cold mornings या cold weather? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो एसे है इसमें कुछ एग्जांपल्स बता दीजिए जो एसे इसने यूज किया है ये दिखाने के लिए कि सर्दियों की सुबह उठना जो है वो कितना मुश्किल है या क्या क्या उसको डिस्कम्फर्ट फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कोल्ड शीट्स एंड बोलेस्टर्स। सो सर्दियों का ऑब्वियसली हम सबको आइडिया है कि सर्दियों की जो होता है सुबह ही नहीं, हर समय जो है आपका जो बेड होता है उसका एक पोर्शन होता है जहाँ पे आप हो वो तो पूरी तरीके से गर्म रहता है, पर जो पोर्शन किसी से कनेक्टेड नहीं है, वो जो खाली पड़ा हुआ है, वो पोर्शन पूरी तरीके से ठंडा रहता है। ठीक है, एंड वही चीज उन्होंने अपने ऐसे में पॉइंट की है कि जितना भी आप अगर हल्का सा भी मूव करते हो सुबह सुबह, अगर आप करवट भी लेने की कोशिश करते हो तो आप गर्म एरिया से जो है एक ऐसे बेड के ठंडे एरिया में चले जाते हो एंड आपकी जो शीट्स होती हैं, आपके जो पिलोज होते हैं, बोलिस्टर्स होते हैं, वो सब कैसे होते हैं, वो सब ठंडे होते हैं। नेक्स्ट इज फ्रोजन विंडोज। अब फ्रोजन विंडोज यहाँ पे तो नहीं होता, बट इंग्लैंड में और बाकी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है वहाँ उनकी जो विंडोज होती है ना वो भी पूरी तरीके से बर्फ से कवर हो जाते हैं, वो भी ठंडी हो जाती है एंड ये दिखाता है कि आसपास जो है उनके कितनी ज्यादा ठंडक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इज कोल्ड ब्रेथ। सो ऑथर ये भी पॉइंट एक लेते हैं कि जैसे आप अपनी आंख खोलते हैं एंड आपको जो है आपके मुंह से एक स्मोक टाइप का निकलता है एंड सर्दियों में सबके अगर आप ट्राई करोगे तो सबके मुंह से इवन जो भाप निकलती है वो उसको बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, कि सुबह सुबह जब आप उठते हो तो आपके मुंह से एक भाप निकलती है एंड वो जो है किस तरीके की होती है, वो ऐसा लगता है कि आप स्मोक कर रहे हो एंड आप एक कॉटेज की चिमनी हो। ठीक है, सो ये एक रेफरेंस दिया है उन्होंने, अच्छा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। ठीक है, एंड इस ये भी एक डिस्कम्फर्ट वो बताते हैं। नेक्स्ट डिस्कम्फर्ट जो उन्होंने कहा है वो ये है कि टेम्परेचर डिस्क्रिपेंसी। सो सिंपल सा है, जो चेंज आ रहा है लाइक गर्म से ठंडे का जो चेंज आ रहा है वो उसको भी जो है आपने ऊपर भी देखा था कि उससे जो है उन्होंने अननेचुरल और इनहार्मोनियस बोला था एंड उन्होंने कहा था ये सडन टेम्परेचर चेंज जो है वो एक डिस्कम्फर्ट की तरह है एंड एग्जैक्टली उन्होंने ऐसे में जो है वर्ड यूज किया था, इट इज अ हेलिश टॉर्चर। ओके, नेक्स्ट इंटरैक्शन विद सर्वेंट। सो जब इनका सर्वेंट आ गया वो इंटरैक्शन भी उन्होंने एक तरीके से जो है एक डिस्कम्फर्ट ही बताया है कि उनका सर्वेंट जो है वो उन्हें बेड से उठाने की कोशिश कर रहा है, उनका दिल शुरू कराने की कोशिश कर रहा है एंड वहीं पे जो हमारे एसेइस्ट हैं वो कह रहे हैं चीज़ों को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये जो पूरा इंटरैक्शन है ये भी जो है वो कोल्ड मॉर्निंग का जो डिस्कम्फर्ट और जो चैलेंज होता है वो दिखाता है। ओके, लास्ट इज शेविंग डिस्कम्फर्ट। सो शेविंग डिस्कम्फर्ट ऑब्वियसली सर्दियों में आप पानी से शेव कर रहे होंगे एंड रेजर जो है उस टाइम पे तो जैसी करंट में आती वैसी नहीं आती थी, वो मेटल वाली कुछ ऐसे रेक्टेंगल शेप में आती थी। ठीक है, तो वो वाली एक्स्ट्रा कोल्ड होती थी एंड वो उसी को लेके बोल रहे हैं दैट इट इज अ डिस्कम्फर्ट टू शेव। सो ये हो गए हमारे शॉर्ट आंसर्स। अब हम चलते हैं हमारे लॉन्ग आंसर्स पे। फर्स्ट लॉन्ग आंसर है हमारा, ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, इन द एसे गेटिंग अप ऑन द कोल्ड मॉर्निंग्स व्हाट रीजंस डिड लीग हंट गिव फॉर नॉट गेटिंग अप ऑन कोल्ड मॉर्निंग्स। सो सुबह जल्दी ना उठने के लिए, सर्दियों की सुबह जल्दी ना उठने के लिए उन्होंने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो आप ये चीज बता सकते हैं कि ये एक सटारिकल टोन में लिखा गया है या सटारिकल एक्सप्लोरेशन है जहाँ पे आपने बहुत सारे रीजंस एक्सप्लोर किए हैं, ऐसे इसने बहुत सारे रीजंस जो है वो एक्सप्लोर किए हैं एंड सबसे पहला रीजन जो उन्होंने एक्सप्लोर किया है वो सीधा सीधा सेंटर करता है कि बेड जो है हमारा वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है एंड बहुत ज्यादा वार्म होता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो ह्यूमरसली एम्फोसाइज करने की कोशिश करते हैं कि ह्यूमंस जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं एंड वार्म ब्लडेड क्रीचर्स हैं एंड ये जो टेम्परेचर चेंज आता है हमें अच्छा नहीं लगता एंड हम जो है वो वार्म एरिया में ही रहना पसंद करते हैं। इसके बाद उन्होंने पॉइंट बोला कि हम जो है ट्राई करते हैं कि हम ये जो हमारा डिस्कम्फर्ट है टेम्परेचर चेंज का हम उसे अवॉइड कर सकें। ठीक है,
इसके बाद उन्होंने बोला शेविंग के बारे में, उन्होंने पूरा बोला, पूरा एक 2-3 पैराग्राफ जो है ऐसे में उन्होंने शेविंग के बारे में बोला कि किस तरीके से पानी ठंडा होता है या पानी गर्म होता है, बेड से उठना पड़ता है, रेजर जो होता है वो कोल्ड होता है, एजी होता है, हार्ड होता है, एंड बेड जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, वार्म है। इसके अलावा उन्होंने मतलब यहाँ पे तो सिर्फ शेविंग की बात की है, बट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है एंड नॉर्म्स है, हम उसके फॉलो करने के लिए अपने कंफर्ट, अपनी चीजों का सैक्रिफाइस करते हैं। इसके बाद उन्होंने ऐसे में पॉइंट किया कि किस तरीके से जो बेड है वो, उसका भी जो मतलब बेड है और आपका रूम है वो भी जो है वो पूरी तरीके से कोल्ड है, ठीक है। आपकी शीट्स और बोलिस्टर जो है वो कोल्ड है, विंडोज फ्रोजन है, इन जर्नल जो है वो पूरा रूम पूरी तरीके से ठंडा है। एंड ये सब जो है एम्फसाइज क्या कर रहा है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट जो बेड से उठने के बाद वो फेस करें। इसके अलावा उन्होंने जब आर्गुमेंट किया है तो और भी चीजें उन्होंने बोली हैं कि सुबह देर से उठने से जो है बेहतर है कि हम आराम से बेड पे लेटे रहें, चीजों को सोचें, समझें, थोड़ा सा टाइम खुद को दें, ठीक है। एंड ये सब जो है आप याद रखिएगा वो फनी और सटारिकल टोन में कहने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसके बाद उन्होंने कहा है कि हम जो टाइम जो है सुबह बेड पे लेटे हुए बिताते हैं उसमें जो है हम थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, थोड़ा चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, एंड कोई कॉन्सेप्ट या किसी आइडिया को लेके हम थोड़ा सा सोच सकते हैं। एंड वो ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो आइडिया है प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि चीज़ों को टालने का, उस आइडिया को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द थीम ऑफ द एसे। सो एसे के थीम्स क्या क्या रहे हैं? तो सबसे पहला जो थीम रहा है वो है रिलक्टेंट टू अर्ली राइजिंग, मतलब सुबह जल्दी उठने से जो रिलक्टेंस वो शो कर रहे थे उसके बारे में। सो पूरे ऐसे में ऑब्वियसली हम देख पा रहे थे कि वो रिलक्टेंट थे सुबह उठने के लिए। उन्होंने कितने सारे एग्जाम्पल दिए, क्यों, इवन उन्होंने पूरा आर्ग्यूमेंट दे डाला, पूरा ऐसे लिख डाला कि क्यों जो है हमें सर्दियों की सुबह जो है वो देर से उठना चाहिए। एंड यही चीज़ यहाँ पे भी है कि ये हमारे ऐसे का जो है वो सेंट्रल थीम है। एंड इसी के अराउंड जो है पूरा ऑथर का ह्यूमरस एक्सप्लोरेशन चला है। एंड उसमें भी उन्होंने कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे एक एग्जांपल उन्होंने दिया है कि गर्म बेड से जो है, जो आपका कोजी बेड है, उसको छोड़ के जब आप कोल्ड एनवायरनमेंट में जाते हो तो आपको एक डिस्कम्फर्ट या एक अनडिजायरेबल एक्सपीरियंस आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट थीम इज एक्सक्यूजेज एंड आर्ग्यूमेंट्स। सो ऑब्वियसली उन्होंने पूरे ऐसे में जो है एक्सक्यूजेज भी बहुत सारे दिए हैं कि क्यों नहीं उठना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों नहीं उठ रहे हैं हम। एंड इसके लिए उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स में प्रेजेंट किए हैं कि किस तरीके से लेट उठना सही है, ओके। सो सबसे पहला तो उन्होंने जस्टिफाई कर दिया है कि बेड पे जो है वो लेटे रहना सही है। फिर ये जो ठंड से गर्मी से ठंड के बीच का जो ट्रांजिशन है वो कितना डिस्कम्फर्टेबल है, उन्होंने ये भी शो कर दिया है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे एब्सर्ड आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स उन्होंने दिखाए हैं। एंड वो भी जो है इन एक्सक्यूजेज इन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से वो चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं उस टाइम के कन्वेंशनल जो विजडम में या कन्वेंशनल जो थॉट है, जो ये बताने की कोशिश करती है कि सुबह उठना जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसको उन्होंने चैलेंज भी किया। नेक्स्ट थीम जो आपको देखने को मिलेगी वो आ जाएगा आपका कल्चरल एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ये तो ऑब्वियसली आपको देखने को मिल रहा है, स्पेशली जहाँ पे वो शेविंग के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में आपको ज़्यादा जानने को मिल रहा है कि उस टाइम के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, उस टाइम की सोसाइटी किस तरीके से करती थी, ये आपको जानने को मिल रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली उन्होंने ह्यूमन रेफरेंस दिया है, हिस्टोरिकल रेफरेंस दिया है। एंड सोफिस्टिकेशन उस टाइम पे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। एंड उन्होंने जो है पूरा हिस्टोरिकल फिगर्स का यूज़ किया है, फिलॉसफी का यूज़ किया है, डिफरेंट कल्चर्स का यूज़ किया है। एंड ये जो प्रैक्टिस है सुबह जल्दी उठने की, उसके अगेंस्ट उन्होंने बात की है, ओके। नेक्स्ट थीम है सटायर ऑन शेविंग एंड मॉर्निंग रूटीन। सो ये जो ऑब्वियसली वो शेविंग वाला फिर से एग्जांपल आ गया कि एक रेजर जो है वो कितना कोल्ड होता है, कितना अनकंफर्टेबल होता है, कितना अजीब होता है, ठीक है। एंड ये जो हमारा कस्टम बना हुआ है, उस टाइम का जो कस्टम था कि क्लीन शेवन रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ये सब जो है वो उसको लेके उन्होंने पूरा सटारिकल टोन में बात की है। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब जो है वो नेसेसरी है, विलेनस है, ये सारे कस्टम जो है वो हटा देने चाहिए। नेक्स्ट थीम की बात करते हैं। तो नेक्स्ट थीम उन्होंने दिखाया है कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
तो कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सिंपल से हो जाता है कि सुबह उठने के लिए ऑलमोस्ट हर कोई आपको एम्फोसाइज करने की कोशिश कर देता है, आपके जो घर वाले हैं वो भी एम्फोसाइज कर देते हैं कि सुबह जल्दी उठो। एंड कुछ हद तक जो है सुबह उठना ज़रूरी है, अगर आप डोमेस्टिक लाइफ है या आपकी कोई हाउस होल्ड लाइफ है या आपका बिजनेस है या आप ऐसे इंसान हो जो सुबह जल्दी उठना पसंद करता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये सब चीज़ें सही है, ठीक है। एंड इसी वजह से उन्होंने कई सारे पर्सुएसिव और काइंड अप्रोचेस भी वाइफ्स के लिए बताई हैं कि अगर उनके हस्बैंड जो है वो सुबह जल्दी उठना प्रेफर नहीं करते तो वो क्या तरीका है, किस तरीके से वो अपने हस्बैंड से बात कर सकती हैं, ऐसा क्या है वो अपने हस्बैंड से कह सकती हैं जो हस्बैंड्स को मोटिवेट करेगा सुबह जल्दी उठने के लिए। नेक्स्ट थीम पे चल रहे हैं, तो नेक्स्ट थीम है फिलोसफिकल रेफरेंस, फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन। सो पूरे हिस्से में जो आप देख सकते हो कि हेल्थ को, लाइफ को, डेथ को, उन्होंने हर चीज़ का जो है एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश की है, एक फिलोसफिकल टोन में भी बात करने की कोशिश की है, ठीक है। कई जगह उन्होंने रेफरेंस एंड ये एक लाइट हार्टेड या आप कह सकते हो ह्यूमरस टोन में फिलोसफिकल आइडियाज को डिस्कस करने की उन्होंने कोशिश की है, इंटेलेक्चुअल होने की कोशिश उन्होंने की है, ठीक है। एंड इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को उन्होंने एक्सप्लोर भी किया है एंड इवन एक पॉइंट पे आके उन्होंने अपने ऐसे में कहा भी है कि आप जो है अपने बेड पे लेटे रहिए एंड आप जो है इंटेलेक्चुअल विजडम और चीज़ों पे सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए, चीज़ों के बारे में सोचिए, कुछ फिलोसफिकल आइडियाज के बारे में आप सोच सकते हैं। लास्ट थीम जो उन्होंने डिस्कस की है वो थी जेंडर रोल्स। सो पूरे ऐसे में उन्होंने कहीं ये मेंशन नहीं किया है कि जो लेडीज हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेडीज को उन्होंने अर्ली राइजर उन्होंने खुद ही मान लिया है एंड इवन उन्होंने सजेस्ट भी किया है लेडीज को कि वो किस तरीके से अपने हस्बैंड्स को जो है वो जल्दी सुबह उठाने की कोशिश कर सको। ये हो गई हमारी थीम्स एंड इसी के साथ हमारा सारे क्वेश्चन आंसर्स भी खत्म हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप ये बुक हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसका ई बुक वर्जन चाह रहे हैं, पीडीएफ वर्जन चाह रहे हैं कि आप अपने फ़ोन में कहीं पे भी पढ़ सकें, तो आप उसे गूगल प्ले बुक से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।